हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। किसका पार्ट 2? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। नाउ टुडे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैं बता दूं, दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IAS एग्जाम हो या SSC हो, गेट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, कॉन्सेप्ट्स देखे, तो वहाँ पर इतना एम्बिग्यूटी है आपके यूट्यूब पे वीडियो पे कि बच्चा समझ ही नहीं पाता। आज का ये लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट क्लेरिफाइड हो जाएंगे। आप बस शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट पार्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, अब जब हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, तो वहां आपको पता है कि हमने स्पेसिमेन लिया था। स्पेसिमेन कैसा था? क्यूबॉइड के फॉर्म में था। What is the standard parameter for the cuboid? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन होगा वो क्यूब होगा, पहली पॉइंट। दूसरा चीज, व्हाट इज द स्पेसिमेन, व्हाट इज द सैंपल एंड व्हाट इज द ग्रुप, ये सब हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्पेसिमेन है क्या? जैसे आपने एक क्यूब कॉस्टिंग की, 2 क्यूब की, 3 क्यूब की, ये क्या है? स्पेसिमेन है। और स्पेसिमेन के समूह को हम क्या बोलते हैं? सैंपल। लेकिन कितने का समूह? 3 का, यानी 3 स्पेसिमेन मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? सैंपल। और ग्रुप क्या होता है? सैंपल के समूह को ग्रुप कहते हैं। कितने सैंपल? 4 सैंपल। ठीक है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया। पहली चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स, 3 मार्क, स्टार मार्क आप लगा लीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछा ही गया है। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर कोई भी सैंपल है, ये सैंपल एक्सेप्टेबल है या नहीं? यदि एक्सेप्टेबल है तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कहेंगे? क्या कोई कोडल प्रोविजन है? तो माय डियर स्टूडेंट, यस, कोई भी सैंपल जो है, अभी हम सैंपल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक सैंपल ले लिया, उसमें 3 स्पेसिमेन है, तो क्या वो सैंपल हम अपने और आगे के टेस्ट के लिए ले जाएंगे या नहीं? इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कोडल प्रोविजंस में दिए हैं। क्या है, आइए देखते हैं। सैंपल, कोई भी सैंपल एक्सेप्ट हम करेंगे, कोई भी सैंपल, उसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिमेन स्ट्रेंथ शुड बी लाई विदिन ±15% ऑफ मीन स्ट्रेंथ, ±15% ऑफ मीन स्ट्रेंथ। चलिए इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लेते हैं कोई आपने क्यूब बनाया, उस और 3 क्यूब बनाए, क्योंकि 3 क्यूब के समूह को सैंपल कहते हैं। और उस क्यूब का जो 3 क्यूब है, 1 2 3, मान लेता है इसका स्ट्रेंथ जो है 28 न्यूटन पर mm², 27 एंड 30 न्यूटन पर mm²। अब इन तीनों स्पेसिमेन के समूह को हम सैंपल बोलते हैं। ठीक, अब इस सैंपल का, यानी इस तीनों स्पेसिमेन का मीन वैल्यू कितना होगा? 28 + 27 + 30 डिवाइड बाई 3। अप्रोक्सीमेटली आप जो पाएंगे, आई थिंक कुछ आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? मान लेते समथिंग x मिल गया। ठीक, क्या है ये सैंपल का मीन है, यानी स्पेसिमेन, यानी 28 + 27 + 30 डिवाइड बाई 3 बराबर x मीन। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल स्पेसिमेन है, वो मीन वैल्यू से ±15% के बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। सपोज करिए आपकी जो मीन है x है, तो इसका ±15%, यानी यदि आप +15% लें, यानी x इंटू 1.15, और -15% लें, तो यानी x इंटू 0.85, तो आपको एक रेंज मिलेगी ना। इसी रेंज में ये वैल्यू होनी चाहिए 28, 27 और 30। चलिए एग्जांपल के तौर पे और इलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं 28, 27 और 30 का जो मीन है, वो मान लेता हूं 29 है, मान लेता हूं, आप देख लेना कैलकुलेशन करके। ठीक, अब 29 का 0.85 टाइम क्या होगा? अब 29 का 1.15 टाइम क्या होगा? मान लेते हैं 0.85 टाइम जो है 24 है। मान लिया, मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं। और 1.15 टाइम जो है 32 है। ठीक, तो यानी जो मीन का ±15% है, उसका रेंज क्या है? 24 से 32। ठीक,
तो जो ये इंडिविजुअल स्पेसिमेन है इनकी वैल्यू जो है 24 और 32 के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं है कि नहीं है। तो 28 24 और 32 के बीच में है, 27 24 और 32 के बीच में है, 30 24 और 32 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यानी ये जो सैंपल लेंगे ये एक्सेप्टेबल होगा। बाय द वे इसी में कोई सैंपल ये रहता 23, तो ये क्या होता है 24 से, और 24 और 32 के बीच में नहीं, इसके बाहर है, यानी 24 से कम है या 32 से ज़्यादा है, तब भी हम नहीं लेंगे, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए। तो सैंपल किस तरह से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में कोडल प्रोविजंस दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी मीन स्ट्रेंथ ऑफ मीन वैल्यू ऑफ सैंपल जो है उसका ±15% जो रेंज है उसी में इंडिविजुअल स्पेसिमेन की वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा दिया, आप इसे अपनी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टूडेंट पूछता है कि नंबर ऑफ सैंपल कितना लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, कितना लेंगे। इसके लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग एक चार्ट दिया हुआ है। आइए उस चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक कंक्रीट है, कंक्रीट का अमाउंट है क्यूबिक मीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ सैंपल्स दे रखे हैं। यदि कंक्रीट का अमाउंट, मान लीजिए आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंक्रीट का जो अमाउंट है 1 से 5 मीटर क्यूब है, तो आपका जो नंबर ऑफ सैंपल होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1। और यदि कंक्रीट का अमाउंट जो है 6 to 15 मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, 2। यदि कंक्रीट का अमाउंट 16 to 31 मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, 3। यदि कंक्रीट का अमाउंट 31 to 50 क्यूबिक मीटर है, तो नंबर ऑफ सैंपल होंगे 4। यदि कंक्रीट का अमाउंट 51 या उससे ऊपर है, तो उसके लिए एक अलग प्रोविजंस है, देख लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। यदि कंक्रीट का अमाउंट मोर देन 51 और उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर ऑफ। क्या कहना चाह रहा है, इसे आसान लैंग्वेज में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 51 या उससे ज्यादा है तो नंबर ऑफ सैंपल 4 होना चाहिए, +1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब। कहने का मतलब यदि आपके पास 100 मीटर क्यूब की कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सैंपल कितना होना चाहिए, 50 तक तो 4 है ही, लेकिन 50 से ज़्यादा फिर जितना 50 होगा तो एक सैंपल और बढ़ा देंगे। यदि 100 है तो आपके पास अब नंबर ऑफ सैंपल कितने हो जाएंगे, 4 + 1 = 5। ठीक। अब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर यदि हमारे पास 75 मीटर क्यूब का कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सैंपल कितना होंगे, तो वही लिखा हुआ है 50 मीटर क्यूब आर पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मीटर क्यूब तक आपका नंबर ऑफ सैंपल 4 तो चाहिए ही, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल 50 पे 1 चाहिए था, लेकिन बाय द वे 50 नहीं है, कुछ कमी है, एडिशनल 25 है। जैसे 75 में क्या हुआ, 50 + 25, तो भी हम एक सैंपल ही लेंगे एडिशनल में, यानी अब भी नंबर ऑफ सैंपल विल बी 5। अब तीसरा एग्जांपल, यदि हमारे पास अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज 110 क्यूबिक मीटर क्यूब, देन नंबर ऑफ सैंपल कितना लेंगे। तो देखिए 50 मीटर क्यूब तक 4 सैंपल, एडिशनल 50 मीटर क्यूब हुआ तो एक सैंपल बढ़ा दिया, यानी 4 + 1 5 हो गया, 100 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गए। 100 के ऊपर 50 क्यूबिक मीटर होगा फिर एक सैंपल बढ़ा देंगे, लेकिन 50 नहीं हो, एडिशनल हो रहा, कितना हो रहा, 10, तब भी हम एक सैंपल बढ़ाएंगे ही, क्योंकि ऐसा कोड कहता है। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल कितने ले लेंगे, 6। कब, जब कंक्रीट का अमाउंट 110 क्यूबिक मीटर क्यूब हो। तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा कोडल प्रोविजन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लेरिफाइड वे में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की रहती है यहाँ पे। ये जो है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अकॉर्डिंग है, और अमेंडमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग। जो पुराना कोडल प्रोविजन है IS 456 का, अमेंडमेंट नंबर 4 से पहले, उसको कतई मत पढ़िएगा। ये अमेंडमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग है और इसी से एग्जाम में आएगा। ये लेटेस्ट वर्जन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करता है। पहली चीज, ये टेबल 11 में दे रखा है IS 456/2000 में, और क्लास 16.1 to 16.3 में मेंशन है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ सैंपल इज 4, यदि नंबर ऑफ सैंपल 4 या उससे ज्यादा है, तो हमारा कोडल प्रोविजन क्या कहता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में हमारा कंक्रीट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं।
इफ नंबर ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4 तो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पहला है मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिकेटिव टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहली बात, यहाँ डेटा क्या दिया उसको हम नहीं डिस्कस करते हैं, ये जो मेंशन है इसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ही काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्या मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिकेटिव टेस्ट रिजल्ट। अच्छा, टेस्ट रिजल्ट का मतलब यहाँ सैंपल रिजल्ट से है, आप स्पेसिमेन से कंफ्यूज मत करिएगा, कल भी डिस्कस किया था हमने। यहाँ पे मतलब किसकी बात हो रही है, सैंपल रिजल्ट की। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने सैंपल ले लिया 10, सैंपल नंबर 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सैंपल है। इस सैंपल में कितने क्यूब होंगे, 3। यहाँ पे बना दो क्या, देखिए 3 क्यूब है, इसमें भी कितने हैं, 3 क्यूब है, इसमें भी 3 क्यूब है, इसमें भी 3 क्यूब है। यदि हमने ये सैंपल लिया है एनालिसिस के लिए, इसका मतलब ये सैंपल जो है इस नियम को फॉलो कर रहे होंगे, तभी तो ये सैंपल है यहाँ पे क्या नाम टेस्ट के लिए। ठीक है, तो सैंपल 1 से 10 सैंपल है। अब हमें यदि इसका ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार। तो 4 सैंपल के समूह को हम ग्रुप कहते हैं। तो हमने ले लिया पहला ग्रुप S1, यानी इस S1 ग्रुप में नंबर ऑफ सैंपल क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। अब दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो कॉन्जिकेटिव होगा, यानी 4 के जस्ट बाद, यानी 5, 6, 7, 8। ये S2 ग्रुप है, यानी ये कॉन्जिकेटिव हुए। अब नॉन ओवरलैपिंग की बात हो रही है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पहला ग्रुप बनाया जिसमें सैंपल 1, 2, 3 एंड 4 है। यदि आप दूसरा ग्रुप बनाते, अब बाई द वे आप ले लेते 4, 5, 6, 7, तो ये क्या होता, ओवरलैपिंग हो जाता, क्योंकि नंबर सैंपल नंबर 4 आपके ग्रुप 1 S1 में तो है ही और S2 में भी आ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग को बचाना है, इसीलिए लिखा गया है नॉन ओवरलैपिंग। कॉन्जुगेटिव क्या है ये भी समझ में आ गया, नॉन ओवरलैपिंग क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जुगेटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक, यानी 4 जो सैंपल है उनके मीन का जो होता है वो वैल्यू कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 सिग्मा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। तो मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जुगेटिव टेस्ट रिजल्ट, यानी ये जो आपका S1 क्या है, एक ग्रुप है, इसमें कितने सैंपल हैं, 4। अब इसका जो मीन है, यानी S1 का मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 सैंपल का एवरेज कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 4 मान लेता हूं, वो मीन है X। ठीक, उसी तरह इस ग्रुप का भी कुछ मीन होगा Y, उसी तरह आगे भी जितने ग्रुप बनेंगे उनका मीन निकलता जाएगा। मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जुगेटिव टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 सिग्मा मीन्स X should be greater than or is equal to FCK plus 0.825 सिग्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। X क्या है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक कब अप्लीकेबल है, जब नंबर ऑफ सैंपल ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4 हो। और मैं आपको बता दूं, ये बार बार आपको दिमाग में रख लेना, ये अमेंडमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग है, पुराना प्रोविजन मत पढ़ना। और अमेंडमेंट नंबर 4 में ये तभी अप्लीकेबल है M15 और एबव के लिए, जबकि पुराने अमेंडमेंट में कुछ दूसरा दे रखा है, M15 के लिए अलग, M20 के लिए अलग है। तो ये जो हम सब जो पढ़ रहे हैं M15 और एबव के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज्यादा होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड करेगा। एक और स्टेटमेंट है, अब सिग्मा क्या है अभी डिस्कस करेंगे। एक और स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन FCK-3। मैं बता दूं बहुत फैकल्टी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और इवन स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब स्पेसिमेन रिजल्ट नहीं है, बल्कि सैंपल रिजल्ट। सैंपल रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन FCK-3। जैसे ग्रुप S1 में कितने सैंपल थे, 4। कौन कौन से,
1 2 3 4। इसका जो मीन था वो x वो इससे ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए था FCK प्लस 0.825 सिग्मा। लेकिन इंडिविजुअल सैंपल रिजल्ट यानी इस सैंपल यानी सैंपल नंबर 1 जो है इसका भी स्ट्रेंथ जो है FCK-3 से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। ये बात यही कह रहा है। अब इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं, कुछ पार्ट मिटाते हैं जो ऊपर के हो गए हैं। अब आपका मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग समझ गए, कॉन्जिकेटिव समझ गए, और मीन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग 4 कितना है x, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा, राइट। सिग्मा इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरह से आपका y भी होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा। इसी तरह जितना ग्रुप बनेगा उसका होगा। तो FCK क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, आप जानते भी हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। 0.825 अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजन है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू द IS 456 2000 टेबल नंबर 8 मार्क कर लीजिए, उसमें मेंशन है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। एज पर टेबल 8 IS 456 2000 सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। M10 और M15 के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 3.5, एंड M20 और M25 के लिए जो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वो 4 होती है, और M30 से लेके M60 तक जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो 5 होती है। एक चीज बहुत ध्यान देना, जो पुराना कोडल प्रोविजन था अमेंडमेंट नंबर 4 से पहले, उसमें क्या था, M55 और M60 इंक्लूड नहीं था। माय डियर स्टूडेंट, मार्क दिस पॉइंट, केवल M50 तक था, लेकिन अमेंडमेंट नंबर 4 के बाद M55 और M60 को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो M30 से लेके M60 तक जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी वो 5 होगी, ठीक। तो अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। मान लेते हैं हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा जो है उसका FCK जो है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो FCK प्लस 0.825 सिग्मा क्या होगा, 30 प्लस 0.825 और M30 है। तो M30 के लिए आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 5 रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस अप्रोक्सीमेटली 34.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक चीज ध्यान देने की बात है, 34.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 34.125 नहीं माय डियर स्टूडेंट, 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखेंगे। कितना, 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि राउंड ऑफ 0.5 ये मेंशन है स्टैंडर्ड कोड में कि 0.5 के राउंड ऑफ करके हमें लिखना है, यानी इसे 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जो ये 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जुगेटिव टेस्ट रिजल्ट है उसका जो मीन है यानी जो x है, x की वैल्यू 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा आनी चाहिए। यदि आ रही है तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करें। और दूसरा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मतलब मान लेते हैं सैंपल 1 जो था उसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं कितना है, 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लेते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट FCK-3, FCK हमारा कितना था, FCK हमारा 30 था, तो 30 - 3 यानी 27 से ज्यादा होना चाहिए। यदि 27 से ज्यादा है तो इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल भी ओके होगा, और ये सब सेटिस्फाइड किया तो हमारा कंक्रीट एक्सेप्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तभी एक्सेप्टेबल है जब नंबर ऑफ सैंपल 4 या उससे ज़्यादा है। अब एक स्टूडेंट पूछता है जब नंबर ऑफ सैंपल 4 से कम हो तब क्या होगा, तो उसके लिए कोडल प्रोविजंस अलग है। आइए देखते हैं।
कोई भी डाउट होगा आपने विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, पूरी क्लियरिटी है इतने ही टाइम के वीडियो में, अदरवाइज आपको बहुत डाउट मिलेगा इसमें। तो अब तक हमने देखा जब व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 4 आर ग्रेटर देन 4, देन व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाउ अब क्वेश्चन है कि जब व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज लेस देन 4, तो व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, when the number of sample is 2 और 3, ये दोनों के लिए है। जब नंबर ऑफ सैंपल 2 हो या 3 हो, ये दोनों पॉइंट के लिए है, ध्यान रखिएगा। देन कोडल प्रोविजन क्या करता है, मीन ऑफ सैंपल मतलब मीन ऑफ टेस्ट रिजल्ट मतलब सैंपल रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK प्लस 4, किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK माइनस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कब, जब नंबर ऑफ सैंपल 2 और 3 हो। चलिए एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। आपके पास 27 मीटर क्यूब है कंक्रीट, कितना, 27 मीटर क्यूब कंक्रीट। तो बता दीजिए नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल जब 15 से 30 के बीच में हो तो नंबर ऑफ सैंपल कितना लेंगे आप, 3, जाहिर सी बात है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, 3, नंबर ऑफ सैंपल बराबर 3। ठीक, मान लेता हूं नंबर ऑफ सैंपल क्या है, 3, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ सैंपल 1, 2, 3 का जो एवरेज होगा, मान लेते हैं वो x क्या है, x। देन द स्ट्रेंथ ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 4। ठीक, FCK मान लेते हैं 30 है, तो 30 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट मतलब इंडिविजुअल सैंपल, यानी सैंपल 1 ले लेता हूं, चाहे सैंपल 2 ले लो, चाहे सैंपल 3 ले लो। तो सैंपल 1 की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन FCK माइनस 2, मतलब यदि ये 30 है तो 30 माइनस 2 यानी 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इट्स ओके। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज 1, देखते हैं क्या होता है। when the number of sample is 1, यदि नंबर ऑफ सैंपल 1 है तो बताइए कंक्रीट का अमाउंट कितना होगा, 1 to 5 मीटर क्यूब। तो इसके बारे में कोडल क्या प्रोविजन है, सिर्फ कोड इतना कहता है कि टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK प्लस 4, बस एक पॉइंट कहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ concrete amount is 4 क्यूबिक मीटर, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 1। मान लेता हूं इसका स्ट्रेंथ 1 का जो नंबर ऑफ सैंपल है उसमें 3 स्पेसिमेन होंगे, तो उनका जो स्ट्रेंथ मान लेता हूं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मान लेता हूँ x है, तो x जो है मान लेता हूँ FCK आपका 30 है, तो 30 प्लस 4 यानी 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा है, दैट्स ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने देखा व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हूँ, कहीं भी आपको डाउट हो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ दैट्स एनफ फॉर टुडे, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके आगे हम लोग नया लेक्चर सीरीज और डिफरेंट टॉपिक्स पे लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।